ये हमने चैप्टर 1 में क्या क्या कर लिया था हमने? फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस कर लिए थे हमने केमिकल एक मिनट, हमने जो है ये हमने फिजिकल चेंज केमिकल चेंज कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको बेटे मैं आपको बता रहा था, ओके, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में समझा रहा था आपको, ठीक है। हाँ। अब चलिए हम दोबारा से यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये बेटे मैं आपको समझा रहा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। जी। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैंने केमिकल रिएक्शंस की आपको क्या समझाई थी कि पहला बताया था चेंज इन स्टेट, दूसरा बताया था आपको चेंज इन कलर, तीसरा क्या बताया था आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा क्या बताया था चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा क्या बताया था आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसमें से हमने दो कर लिए थे, चेंज इन स्टेट कर लिया था, चेंज इन कलर कर लिया था, है कि नहीं? हेलो। हाँ। ये दो हमने कर लिए थे, तो उसको रिकैप दोबारा से कर लेते हैं। तो पहला हमारा चेंज इन स्टेट में क्या बताया था मैंने कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर मान लीजिए रिएक्टेंट्स का जो है फिजिकल स्टेट कुछ और है, तो जो हमारा जो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके फिजिकल स्टेट में चेंज आ सकता है। क्लियर है कि नहीं? हाँ। अब जैसे एग्जांपल लें, जैसे बेटे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को एक चैम्बर में रख के इग्नाइट कराएं और उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क डालें तो हमें वाटर की गैस बनेगी, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें क्या मिलेगा? लिक्विड वाटर हमको मिलेगा। क्लियर हुआ बेटे? हाँ। तो ये क्या हुआ हमारा, जो रिएक्टेंट हमने गैस लिए थे उससे हमको फाइनली क्या मिला? हमको उससे फाइनली हमको जो है लिक्विड मिला। तो ये हमारी क्या हो गई? चेंज इन स्टेट हो गई। क्लियर हुआ? हाँ। ये हमारा इसका बेटे ये हो गई जो है केमिकल रिएक्शन। अब जैसे वैक्स है बेटे, वैक्स में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए हमारे पास वैक्स होता है, इधर देखो बेटे इसको, जैसे ये वैक्स होता है हमारे पास, वैक्स को जो हम जलाते हैं तो पहले हीट करते हैं कैंडल को, तो हीट करते हैं तो इससे क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये जो सॉलिड है किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। लिक्विड से क्या बनती है? वेपर्स बनती हैं, और वेपर से क्या बनती है? फ्लेम बनती है। और साथ में क्या निकलता है बेटे हमारे पास? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और क्या निकलता है? वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस निकलता है। क्लियर हुआ? हाँ। इन द फॉर्म ऑफ क्या निकलेगा बच्चे? हमें ये गैस के फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है देखोगे आप, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहा है। तो ये हमारा यहाँ भी क्या हुआ? ये हमारा चेंज इन स्टेट हो गया ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब दूसरा क्या बताया था आपको? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब क्या है बेटे कि हमारा जो है कलर जो है पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो जाए। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल है हम बेटे, जैसे ये आपने देखिए, जैसे ये देखिए आप बच्चे कि ये हमारे पास क्या रेड लेड ऑक्साइड है। क्या है ये? रेड ऑक्साइड। ये रेड लेड ऑक्साइड है। ये है हमारे पास क्या? रेड लेड ऑक्साइड। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या बनता है? येलो लेड मोनोऑक्साइड ये बन जाता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? चेंज इन कलर हो रहा है ये। अब जैसे क्या है बेटे, ये कलर इसका हो गया और ये कलर इसका। तो यहाँ भी क्या हो रहा है हमारा? आपने ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस देखी होंगी बेटे। जैसे एक रिएक्शन में आपको बताता हूँ और यहाँ पर एक्स्ट्रा, जैसे आप हल्दी लें, पानी में हल्दी डाल लें, पानी में क्या डालें? हल्दी। वाटर प्लस टर्मरिक, या थोड़ा सा हल्दी पाउडर लें, उसमें थोड़ा पानी डाल दें, ठीक है, और उसमें प्लस थोड़ा सोप सॉल्यूशन डाल दें जो घर में कपड़े धोने वाला है, तो आपने देखा किस कलर का हो जाता है वो? और बेटे वो क्या है कि हल्दी क्या होगा? हल्दी का क्या होता है? येलो कलर होता है। हाँ। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि सोप सॉल्यूशन और टर्मरिक के बीच में एक रिएक्शन हो रही है
जिसकी वजह से टर्मेरिक का जो येलो कलर है वो ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। तो मतलब आप बेटे बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी देखोगे, जैसे लोहा होता है बेटे, आयरन जो होता है, आयरन क्या ग्रे कलर का होता है, हाँ। और जब इसके ऊपर रस्ट लगती है तो ब्राउन कलर का हो जाता है वो। देखिए ना, रस्ट का कलर ब्राउन होता है, हाँ। तो वहां भी कलर का चेंज हो रहा है। तो ऐसे आपको बहुत सारी रिएक्शंस मिलेंगी जहां रिएक्शन के पहले कुछ और कलर था और रिएक्शन के बाद कुछ और कलर है। बात समझ में आ गई? ऐसे एक और रिएक्शन हम देखते हैं बेटे चेंज इन कलर में। तो जो साइट्रिक एसिड होता है बेटे, साइट्रिक एसिड जो है वो कलरलेस होता है। क्या होता है ये? कलरलेस। ठीक है। साइट्रिक एसिड नॉर्मली कहाँ मिलता है, आपको पता है ना साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? साइट्रिक एसिड मिलेगा आपको जो नींबू होता है, लेमन में, ऑरेंज में, यहां मिलता है हमको। तो नींबू के जूस का कलर देखा है ना कैसा होता है, लगभग कलरलेस। हाँ। अब उसमें ये पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनीट है। ये क्या है ये? पोटेशियम परमैंगनेट। आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, हाँ। कि पोटेशियम परमैंगनीट इस कलर का, ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है। हाँ। तो इसमें इसमें जब हम बेटे साइट्रिक एसिड थोड़ा मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा कलरलेस हो जाएगा, मतलब एकदम वाटर जैसा कलर हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो रही है, हमारी रिएक्शन हो। अब देखिए बेटे, अब ऐसी जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को आप ये देखिए बेटे, ये है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बेटे पोटेशियम डाइक्रोमेट है जिसका कलर क्या है, ऑरेंज कलर है। क्या है ये? ऑरेंज। ऑरेंज कलर है। जब इसमें हम बेटे सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, जब हमने इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स की, तो सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स होने के बाद ये कलर क्या बन गया, ग्रीन कलर में चेंज हो गया। बिकॉज क्यों ग्रीन कलर में चेंज हुआ है? क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में और सल्फर डाइऑक्साइड में एक रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन की वजह से इसका कलर क्या हो गया, हमारा ग्रीन चेंज हो गया। बात समझ में आ गई? हाँ। यहां तक मैंने आपको समझा दिया था। अब यहां से आपको समझना है थर्ड क्या है हमारे पास, इवोल्यूशन। आपको पूरा वहां ठीक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मामा जी। अब छोटा तो नहीं दिखता ना? नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने पीपीटी में बड़ा बड़ा रखा है, इसीलिए मैंने। चलिए देखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो बेटे गैस इवोल्व हो सकती है। क्या? जैसे अभी मैंने वैक्स में दिखाया था, नहीं दिखाया था? जब हम वैक्स को हमने जलाया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन, सॉरी, वाटर वेपर्स बनी थी। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ। तो ऐसी बेटे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जहां पर गैस बनती है। तो जैसे हम देखें बेटे, एक हम एग्जांपल देख लेते हैं बेटे। जब हम पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिक्सचर को हम गर्म करते हैं तो उससे ऑक्सीजन गैस बनती है। मैंने आपको एक ये वाली रिएक्शन मैंने आपको अभी पहले भी समझाई थी, पिछली क्लासेस में भी, फर्स्ट क्लास में भी समझाई थी, कि जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड की वजह से, तो पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड हो गया है और ये ऑक्सीजन गैस। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, एक तो चेंज इन स्टेट हो रहा है यहाँ पर, हाँ। क्योंकि बेटे सॉलिड से गैस बन रही है साथ में, और साथ में क्या हो रहा है बेटे, इवोल्यूशन ऑफ यहाँ पर गैस भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है बेटे, कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, हमको सेम केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी मिल सकती है। क्लियर हुआ? हाँ। यहाँ पर एक चीज मानने के देखने वाली बात क्या है कि MnO2 किस चीज का काम कर रहा है बेटे, हमारा ये काम कर रहा है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का। कैटालिस्ट का काम कर रहा है। और आपको मैंने बताया था ना कैटालिस्ट क्या होता है बेटे, ध्यान है कि नहीं? कुछ पढ़ते हो घर में? नहीं अभी? कैटलिस्ट मतलब हम जिसका यूज करके हम कोई रिएक्शन हम आगे बढ़ा सकते हैं, कोई रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, आप बेटे, मैंने YouTube पे इसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तुमने देखे थे नहीं? रिवाइज किया नहीं किया? देखे थे।
रिवाइज किया करो बेटे, उससे मैंने इसीलिए अपलोड कर रहा हूं कि आप उसको बार बार रिवीजन कर सको और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना उसको, ठीक है ना? ठीक। अपनी क्लास में अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर लेना उसको जो है। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का मतलब क्या है? ए सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। आप चाहो तो साथ साथ नोट भी कर सकते हो, स्पीड ऑफ रिएक्शन। बेटे साथ साथ नोट करने की आदत डालो, जिससे कि एग्जाम में तो लिखना ही है ना। हाँ। सब्सटेंस विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, और क्या है? एंड इज नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन। ओके, और क्या है? समटाइम्स इट मे इवन स्टार्ट द रिएक्शन। ओके, क्लियर और नॉट? हाँ। तो ये बेटे कैटालिस्ट इसको हम कहते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर हमारा ये रिएक्शन समझ में आ गई आपको ये नहीं? हाँ। हाँ। अब नेक्स्ट क्या है बेटे? रिएक्शन बिटवीन द जिंक ग्रेन्यूल्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे आप ये देखिए बेटे, ये जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, सॉलिड है, ये हमारा क्या है? ये एक्वा सॉल्यूशन है। ये क्या बनता है? हमारा जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बनता है ये, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ भी क्या हुआ हमारे पास? इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ भी हमारे पास ये चीज हो रही है। क्लियर हुआ? ऐसी एक और रिएक्शन देख लो बेटे, कि जैसे जिंक है बेटे, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये भी क्या है हमारे पास? इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। क्लियर हुआ? हाँ। अब आगे देखिए बेटे, तीसरा है हमारे पास रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां भी क्या है बेसिकली? और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो या इसके साथ हो, दोनों में से ये एरो यहां लगा देना है, कि यहाँ ये एरो गलत लग गए हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये देखिए बेटे, यहाँ भी क्या है? जैसे अभी पीछे रिएक्शन देखी थी, यहाँ भी क्या हो रहा है? ये गैस इवोल्व हो रही, ठीक है? ये एक्वा सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा, ये भी क्या है? हमारा एक्वा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब नेक्स्ट क्या है बेटे? रिएक्शन बिटवीन द सोडियम कार्बोनेट एंड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे आप देखेंगे बेटे, इसमें जो रिएक्शन हो रही है बेटे, सोडियम कार्बोनेट, क्या जो घर में हम जो वॉशिंग पाउडर होता है ना हमारे घर के अंदर, उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है? जब उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या घर में हमारे पास जैसे नींबू वगैरह वो वाला एसिड भी चलेगा, या उसमें हम मिक्स कर दें, आप इसको घर में रिएक्शन को कर भी सकते हो। आप इसको जो है कैसे कर सकते हैं बेटे? कि हम थोड़ा सा विनेगर लें, सिरका, पता है ना सिरका क्या होता है? हाँ। थोड़ा सा विनेगर लें, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सिरका। एक बोतल में सिरका ले लें थोड़ा सा, और उसमें वॉशिंग पाउडर मिला देना, फिर देखना एकदम से झाग निकल के एकदम से बाहर आएगा, जैसे वोल्केनो निकलते हैं। क्यों निकल रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और वाटर हमारा लिक्विड के फॉर्म में बनेगा। ये क्या बनना है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ क्या हो गया हमारा? ये इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। अब आगे देखिए बेटे, नेक्स्ट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। क्या है हमारा नेक्स्ट? क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटे कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाती हैं। कुछ टेम्परेचर ऐसे होती हैं जिनमें टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब ठंडी हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। जैसे आपने देखा होगा बेटे, जैसे हम शुगर को पानी में मिलाएं तो पानी थोड़ा ठंडा हो जाता, नहीं हो जाता है? हाँ। है ना? हाँ। या पानी में थोड़ा चूना मिलाएं। चूना तो मैंने चूने का एक एग्जांपल पहले भी बताया था, नहीं बताया था आपको मैंने? हाँ, बताया था। सर ने भी बताया होगा स्कूल में, है ना? हाँ। जैसे पानी में चूना मिलाएं तो क्या हो जाता है? एकदम से वो गर्म हो जाता है। हाँ। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं चेंजिंग टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे अभी मैंने आपको बताया क्विक लाइम,
क्विक लाइम को बेटे हिंदी में कहते हैं चूना। और चूना तो देखा होगा ना आगरा में, नहीं है ना? देखा है। तो वो क्विक लाइम होता है बेसिकली, और इसका जो केमिकल नेम है वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। केमिकल नेम क्या होगा इसका? कैल्शियम ऑक्साइड इसका क्या होगा? केमिकल नेम हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? जब बेटे जैसे हमने पानी लिया, उस पानी में थोड़ा सा चूना मिला दिया, तो क्या होगा? बेसिकली बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती है। आप कभी देखोगे कि आप जैसे एक गिलास लो, और उस एक गिलास में जैसे देखो, एक गिलास लो बेटे, गिलास में थोड़ा पानी डालो और थोड़ा सा चूना डालो, तो क्या देखोगे? बॉयल करने लगेगा। जब भी ये एक्सपेरिमेंट करो तो कभी भी पूरा गिलास पानी नहीं लेना, 1/4 गिलास पानी लेना है बस। उसमें थोड़ा सा चूना मिलाओगे तो क्या देखोगे? एकदम बॉयल करने लगेगा। क्यों बॉयल करने लगेगा? क्योंकि इसमें इतनी सारी हीट डेवलप हो रही है, वो पानी को एकदम बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा देता है। तो ये क्या हुआ हमारी? इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ। तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये हमारी हो गई। क्लियर हुआ? हाँ। जैसे ये देखो बेटे, चूना आपको यहाँ पर फोटो दिखाइए, देखा ऐसे होता है ना, ऐसे देखा है ना आपने? हाँ। अब देखो, जैसे मान लीजिए जैसे हमने इसको मिलाया, आप देखो इसमें बंदा हाथ टच कर रहा है, नहीं कर रहा है? हाँ। जैसे ही मिलाया, आप देखो इसमें बबल देख रहे हैं, बबल उठ रहे हैं। ये देखो, ये बबल है, ये बबल है, ये बबल है। आप ये देखो, ये बबल उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं ये? हाँ जी बच्चे। हाँ। तो ये बबल्स किस चीज के हैं? हीट के बबल हैं। जैसे पानी जब गर्म करते हैं, नीचे से बबल्स उठने लगते हैं, नहीं उठने लगते हैं ये? हाँ। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है यहाँ पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट साथ में डेवलप हो रही है, और हीट के डेवलप होने की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ। अब आप आगे देखिए बेटे। देखिए, जब हम बेटे लाइम स्टोन को हीट करते हैं, लाइम स्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आपको 9th क्लास में भी मैंने बताया था। यही बेटे देखिए, सेम फॉर्मूला मार्बल का भी होता है, सेम फॉर्मूला एग शेल का भी होता है। ये सबके फॉर्मूले सेम होते हैं, ये नोट कर लो अपने पास बेटे। जो चीजें हैं, 7-7 पॉइंट्स नोट करते जाओ बेटे। वीडियो में तो आप देख ही लोगे, लेकिन साथ में हमेशा एक नोटबुक लेके बैठो, जिससे कि आप तो बार बार तो वीडियो नहीं देख सकते ना आप, जो है हर चीज के लिए। तो कुछ ना कुछ तो आपको नोटबुक पे लिखना ही पड़ेगा ना, जिससे कि आप बार बार नोटबुक उठा के देख लो आप, जो है। ठीक है? तो बेटे ये इन तीनों चीजों का एक ही सेम फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पे क्या होता है? क्विक लाइम बनता है, जो अभी हमने पीछे देखा था, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप नॉर्मली देखो बेटे, मार्बल क्या होती है? ठंडी होती है, नहीं होती है? हाँ। तो इसलिए क्या करना पड़ता है? उसको हमें हीट करना पड़ता है। मतलब क्या है? अब हम इसमें हीट आगे दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। क्लियर हुआ? हाँ। अब यहां देखो बेटे, एक चीज और हो रही है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट हो रहा है, क्योंकि गैस बन रही नहीं बन रही है साथ में। दूसरा क्या हो रहा है? इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। हाँ। और तीसरा क्या हो रहा है यहाँ पर? तीसरा चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो एक ही रिएक्शन में आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक एक साथ मिल गए। मतलब क्या है? एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक एक ही रिएक्शन में हमारी हो सकती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ। अब आगे देखिए बेटे, ये हमारा मार्बल है। आपने मार्बल ऐसे ही देखा होगा, पत्थर का। और जब हम इसको हीट करते हैं, तो ये इस तरीके का कन्वर्ट हो जाता है उसमें, जो है ये हमें ऐसा भी मैंने आपको पिछले उसमें भी दिखाया। क्लियर? अब आप देखिए, चेंज इन टेम्परेचर के और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था जिंक ग्रेन्यूल्स का, जैसे आपको बताया था ना जिंक ग्रेन्यूल्स की, ये पीछे रिएक्शन जो दिखाई थी, देखिए ये जो पीछे रिएक्शन जो दिखाई थी आपको,
ये जो रिएक्शन दिखाई थी बेटे, इन सारी रिएक्शंस में हीट जनरेट होती है। ये जितनी भी रिएक्शंस है उन सब में हीट जनरेट होती है, इसमें नीचे वाले में नहीं होती। ये जितनी भी रिएक्शंस है बेटे, इसमें साथ में हीट जनरेट होती है, इसमें साथ में हीट जनरेट होती है। समझ में नहीं आया? तो जो भी हमारी बेटे एसिड्स की मेटल के साथ में रिएक्शन होती है, नोट कर लो, एसिड्स की जो मेटल के साथ में रिएक्शन होती है वहां हीट जनरेट होती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। किसी मेटल के साथ ज्यादा हीट जनरेट होगी, किसी मेटल के साथ कम हीट जनरेट होगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो क्या नोट किया तुम लोगों ने? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल जनरेट हीट। हाँ, sometimes with some metal it generates more heat, with some metal it generates less. क्लियर हुआ? उसके बाद क्या है, जैसे बेटे कार्बन है, कार्बन का मतलब क्या है, कहां से आता है कार्बन? हमारे पास कोल में से आता है। जब हम इसको बर्न करते हैं एयर में तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये देखिए बेटे, ये कोयला है कोल, जब हम इसको बर्न करते हैं तो उससे क्या निकलता है? जब कार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और साथ में क्या निकलेगी बेटे? लॉट ऑफ हीट निकलती है। आप लोगों ने कोयला तो देखा होगा कि नहीं? हाँ। तो कोयले को गर्म होते हुए जलते हुए भी देखा होगा ना घर में? नहीं? हाँ। घर में यूज होता है कोयला, पहले कभी नहीं हुआ है? हुआ है, सर्दियों में होता है। हाँ, तो उससे हीट निकलती है नहीं निकलती है? तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ, साथ में गैस भी निकल रही है, और साथ में यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ, एक तो देखिए यहाँ पर बेटे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, इवोल्यूशन ऑफ हीट हो गई, या मतलब चेंज इन टेम्परेचर कह सकते हो, एंड तीसरा क्या हुआ? चेंज इन स्टेट भी हो। एक चीज ध्यान रखना बेटे, जितने भी फ्यूल हैं, जितने भी फ्यूल, चाहे कोल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, घर में एलपीजी हो, चाहे वुड हो, जितने भी फ्यूल हैं जिसको जलाते हैं तो जलाने में क्या होगी? हमारे पास हीट निकलती है। बात समझ में आया? हाँ। जितने भी फ्यूल हैं सब में हीट निकलती है और गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, इस तरीके की चीजें बनती हैं। तो ये सारे फ्यूल का जलने का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल होगा। बात समझ में आ गई? तो ये चीज ध्यान में रख लो अपने आप, ठीक है? अब एक और एग्जांपल क्या है बेटे हमारे पास? द रिएक्शन बिटवीन द बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड में क्या बनता है? बेरियम क्लोराइड और अमोनिया गैस बनती है और वाटर बनता है। और इस रिएक्शन में क्या होता है बेटे? बहुत ज्यादा हीट जनरेट, बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है, तो इसकी वजह से सॉल्यूशन मिक्सचर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, ठंडा एकदम से होगा। तो ये एग्जाम्पल किस चीज का हो गया? हमको एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ। तो ये इसकी रिएक्शन दी हुई है बेटे, ये कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये एंडोथर्मिक हमारी रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हीट जनरेट हो, हीट यहाँ पर क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। बात समझ में आ गई? हाँ। अब देखिए बेटे, नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता क्या है? पहले में ये समझना, व्हाट इज ए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? सॉलिड सब्सटेंस मेड आउट ऑफ ए रिएक्शन। बेटे जब रिएक्शन होती है उसमें से जब सॉलिड सब्सटेंस बनता है जो कि उसमें सॉल्युबल नहीं होता, जब आप कोई रिएक्शन कर रहे हो और दो रिएक्शन के एक रिएक्शन करते हुए सॉलिड प्रोडक्ट बन गया, सॉलिड प्रोडक्ट कब बनेगा? जब वो उसमें सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होगा, तो वो क्या होगा? उससे सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो सेपरेट हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। बात समझ में आई? हाँ। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चे?
solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट हम इसको बोलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। अब देखिए प्रेसिपिटेट कैसे बनता है बेसिकली, कि जब दो एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे तो हमारा प्रेसिपिटेट बन सकता है, या ये गैस को एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे तो भी एक्वस सॉल्यूशन तो भी प्रेसिपिटेट क्या हो सकता है? बन सकता है। देखिए इसका एग्जांपल देखिए बेटे, जैसे पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को हम लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में करें तो उससे क्या बनता है? हमें लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट हमको बनता है। क्या कलर है इसका? येलो प्रेसिपिटेट बनता है। देखिए ये देखिए बेटे, जैसे ये हमारा ये क्या है? ट्रांसपेरेंट कलर होता है, कलरलेस है ये क्या है? कलरलेस है। ये क्या है? कलरलेस है। और ये क्या बन रहा है हमारे पास? येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल हो गए? एक तो चेंज इन स्टेट, क्योंकि दो एक्वस सॉल्यूशन से एक सॉलिड बन रहा है। दूसरा क्या हो गया यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल? चेंज इन कलर हो गया, जो कलर चेंज हो रहा है। और तीसरा क्या एग्जाम्पल हो गया? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये तीन चीजों का एग्जाम्पल हमारे पास एक साथ हो गया। क्लियर हुआ? हाँ। अब देखिए, अब ऐसे बेटे जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का। क्या बनता है ये? व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या बनता है? बेरियम सल्फेट का। जैसे ये देखिए बेटे, ये सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, वो कलरलेस होता है हमारे पास, ये भी कलरलेस होता है हमारे पास। और ये हमें क्या बनता है? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, एकदम मिल्की कलर। कैसा है? एकदम मिल्की कलर। और इसका कलर क्या होगा? कलरलेस होगा। समझ में आया? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटे? एग्जाम्पल, चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ भी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक यहाँ भी इस रिएक्शन में भी हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर हुआ? अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटे। पासिंग ए गैस इनटू एक्वस सॉल्यूशन लाइक पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू लाइम वाटर। देखिए जैसे बेटे लाइम वाटर क्या होता है, मैं आपको समझा दूं, ये एक चीज को आप ध्यान से नोट कर लो इसको। लाइम वाटर होता क्या है? देखिए बेटे, जब हम क्विक लाइम को मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स कराते हैं उससे क्या बनता है? हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है? लेकिन क्या होता है बेटे, क्विक लाइम का सारा पोर्शन पानी में सॉल्युबल नहीं होता। बहुत सारा पोर्शन ऐसा होता है जो इनसॉल्युबल रहता है। तो जो इनसॉल्युबल होगा वो तो हमारा सॉलिड हो गया। इसको हम कहते हैं स्लेट लाइम। क्या बोलते हैं इसको? स्लेट लाइम। हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है? साथ में जो लिक्विड पोर्शन बचा वो होता है हमारा लाइम वाटर। जैसे मान लीजिए हम चूना मिलाएं, चूने में पानी में चूने को मिलाएं और उसमें मिलाकर के जब उसके पानी को हम जो अलग से कर लें और सॉलिड पोर्शन को अलग कर दें। अब जैसे बेटे पान वालों के पास देखा होगा आपने, पान वाले व्हाइट कलर का कुछ लगाते हैं नहीं लगाते हैं? हाँ। क्या होता है? वो चूना होता है नहीं होता है? हाँ। वो चूना पानी में डालने के बाद जो बनता है वो होता है। तो उसका लिक्विड पोर्शन वो लोग फेंक देते हैं और सॉलिड पोर्शन वो लोग लग देते हैं। तो लिक्विड पोर्शन जो होगा वो लाइम वाटर कहते हैं। इसका भी फॉर्मूला हमारा CaOH होल ट्वाइस ही रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ। इसको भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है बेटे कि स्लेट लाइम और लाइम वाटर, स्लेट लाइम सॉलिड पोर्शन है, लाइम वाटर लिक्विड पोर्शन है, लेकिन दोनों बनते हैं किससे? जब क्विक लाइम और पानी की रिएक्शन होती है उसके बाद बनते हैं, और दोनों का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर हुआ?
हाँ आया ना? हाँ हाँ अब आप एक चीज ये देखना बेटे, ये तो लाइम वाटर को हम खुला हुआ, ध्यान से सुनो बेटे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि हम लाइम वाटर को बेटे बोतल में सील पैक करके रखते हैं जिसमें कोई गैस नहीं जा रही हो, तो इसका कलर हमेशा ट्रांसपेरेंट रहेगा। क्यों? लेकिन यदि हमने लाइम वाटर को खुला छोड़ दिया, यदि हमने लाइम वाटर को खुला छोड़ दिया तो ये व्हाइट कलर में दोबारा से चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटे एयर में क्या होती है हमारे पास? एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नहीं होती है? हाँ। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी बेटे, लाइम वाटर के थ्रू जब रिएक्शन करेगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है जो कि सॉल्युबल नहीं होता। ओके। और साथ में क्या बनता है? वाटर बन जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ। मतलब क्या है बेटे कि जैसे हम लाइम वाटर में अपनी जो सांस भी अंदर उसमें उसके अंदर हाँ ऐसे भी कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो जाएगी, या हम एटमॉस्फेयर में ऐसे खुला छोड़ दें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो सकती है, या फिर हम उसके थ्रू पास कर दें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो भी सेम रिएक्शन होगी। इन तीनों केस में क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ भी क्या हुआ हमारा? चेंज इन कलर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। चेंज इन स्टेट भी हो गया और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो गया। ये मेरी बातें समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ। हाँ। अभी मान लीजिए नहीं लिख पा रहे हो तो मैं एक चीज कहूंगा तुमसे, जब तुम ये वीडियो को दोबारा देखो तो बेटे जो जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं उनको साथ में नोट करते जाना अपनी नोटबुक में, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। चलिए आगे देखिए बेटे। अब हमने अभी पहले क्या कर लिया, हमने जो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो हमने कर ली। अब फटाफट से एक रिकैप करते हैं। रिद्धि मुझे फटाफट से जल्दी बताओ कि क्या क्या मैंने केमिकल रिएक्शंस की वो कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं? Change in state, change in temperature, evolution of gas, formation of precipitate और evolution of gas. evolution of gas. अब अभी सेकंड दूसरे ने बताना है। कोई मुझे बेटे एक एग्जांपल बताओ जहां कोई रियल लाइफ एग्जांपल जहां पर चेंज इन कलर आप देख सकते हो। Rusting of iron. वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल तुम बताओ बेटे। रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद लाइम का। बेटे आपको अभी बताया था ना मैंने कि यदि हम हल्दी में थोड़ा पानी मिला करके या तो उसमें हम या हल्दी में थोड़ा सा सोप वाटर मिला दें, क्या कर दें? सोप वाटर या सोप वाटर में हल्दी मिला दें। आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना आज बैठ करके। थोड़ा सा ग्लास में पानी लेना, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना, कांच का ग्लास ले लेना, उसमें थोड़ा पानी ले लेना, उसमें थोड़े सर्फ मिला लेना, जो कपड़े धोने वाला सर्फ है, उसको अच्छी तरीके से चम्मच से घोल लेना, फिर थोड़ी सी उसके अंदर हल्दी डाल देना। तो हल्दी का कलर जैसे ही आप उसमें डालोगे देखना क्या होता है, ऑरेंज कलर का हल्दी हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो वो भी हमारा क्या हुआ, ये चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हमारा हो गया। ये सारे आपको कैरेक्टरिस्टिक बेटे समझ में आ गई आपको नहीं? हाँ। चलिए अब हम बात करते हैं बेटे केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं बच्चे? केमिकल इक्वेशंस क्या है? मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग। अभी तक देखिए मैंने इतने मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई, उसके अंदर मैंने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस लिखी थी नहीं लिखी थी? हाँ। मतलब क्या है कि जो भी केमिकल रिएक्शन है, अब आप जैसे पीछे देखिए बेटे, अब मैं सिर्फ ये सॉल्यूशन लिख दूं, सिर्फ ये मैं बात लिख दूं
कि when potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate, yellow precipitate of lead iodide is formed. और मैं मान लो सिर्फ इतना लिख दूं एक लाइन की इक्वेशन, तो कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट है, राइटिंग द होल स्टेटमेंट और राइटिंग द इक्वेशन? इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या है कि एक ये शॉर्ट हैंड मेथड होता है। क्या होता है ये? शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस। बात समझ में आ गई? हाँ। मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन। और देखिए बेटे आगे हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? और ये क्या होता है? हमारा शॉर्ट हैंड मेथड होता है। देखिए इसको रीड करो बेटे जरा। Chemical equations. The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substances involved in it is known as a chemical equation. The chemical reactions which led to the chemical changes are represented by chemical equation. They are expressed in terms of symbols and formulae of the various reactants and products which participate in the reaction. Chemical equation is a shorthand method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substances in it. समझ में आ गई नहीं आपको? हाँ। अब देखिए बेटे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल क्या है बेटे? अभी हमने रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस द जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हम इसको जो है, हमें इसको रिएक्शन को लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? जिंक मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में क्या बनाया हमारे पास? जिंक सल्फेट बना, और क्या बना हमारे पास? ये हाइड्रोजन गैस बनी। क्लियर हुआ? हाँ। बेटे इस इक्वेशन को कहते हैं हम वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? वर्ड इक्वेशन। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता बेटे वर्ड इक्वेशन से कि इसके कितने एटम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? हाँ। बेटे इस इक्वेशन से हमें ये नहीं पता लग रहा कि किसके कितने एटम। इस इक्वेशन से ये नहीं पता लग रहा कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। इससे मैं ये भी नहीं पता लग रहा क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो आपने 9th में पढ़े थे। बात समझ में आ गई? हाँ। जब देखिए यदि हम इसको इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। बेटे जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या है हमारे पास? H2SO4। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? जिंक सल्फेट ZnSO4। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? H2। तो हमने क्या किया कि अब इनको जो है हमने जो वर्ड थे उसको सिंबल्स एंड फॉर्मूले में कन्वर्ट हमने कर दिया। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का भी मैंने पीछे एग्जांपल लिया था। जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क कराते हैं तो वाटर बनता है। तो इसमें हम रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एरो लगा करके हम वाटर लिख सकते हैं। जब हम इसको बेटे सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है हमारे पास? H2। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O2। और वाटर का सिंबल क्या है हमारे पास? H2O। तो ये हमने किस में लिख लिया? सिंबल्स के और फॉर्मूले के फॉर्म में हम उस इक्वेशन को लिख लें। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ। तो ये क्या हो गया हमारे बेटे? ये एग्जांपल्स हमारे पास इसके केमिकल इक्वेशंस के हो गए। अब देखिए केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते कैसे हैं वो हमें देखनी है। हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन अभी मैंने सबसे पहले क्या बताया बेटे कि सबसे पहले आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि उस रिएक्शन में
रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट में से पहले ये पता करना पड़ेगा रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। जब ये पता लग जाएगा बेटे, तो हमें उनके सिंबल्स एंड फॉर्मूले याद होने चाहिए कि रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं उनके सिंबल्स या फॉर्मूलेज क्या क्या हैं। यदि रिएक्टेंट है तो उनके सिंबल या फॉर्मूले जैसे भी है, कंपाउंड है तो पूरा फॉर्मूला होगा, एलिमेंट है तो उसका सिंबल होगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ। वो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे विद प्लस साइन बिटवीन देम। मतलब क्या है बेटे, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए बेटे हाइड्रोजन, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी ये चीज बता चुका हूं, जैसे हाइड्रोजन का H2 और प्लस O2, या दो रिएक्टेंट है या दो से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस साइन लगा देंगे, और सिंगल रिएक्टेंट है तो जस्ट ऐसे ही लिख देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब उसके बाद क्या करेंगे, एक एरो लगाएंगे फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जो कहां से पॉइंट करेगा, रिएक्टेंट से पॉइंट प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करेगा। और प्रोडक्ट है उनका फॉर्मूला और सिंबल्स क्या लिखेंगे, हम राइट हैंड साइड पर लिखेंगे। सिंगल है तो कोई जरूरत नहीं है, मोर देन 2 है तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगा दें। इतना बात समझ में आ गई? मतलब क्या, रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और उसको हम जो है प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और उनके बीच में क्या होगा, ये एरो। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ। उसके बाद क्या करना है हमको, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स। देखिए बेटे, जैसे इधर देखो बेटे, ऊपर वाले में देखो, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। हाँ जी बच्चे, कहाँ गई, आवाज आ रही है नहीं? हाँ मामा जी। देखो इधर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 2। और ऑक्सीजन के 2। मतलब 2 एटम्स इसके हैं और 2 एटम्स इसके हैं। इधर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभी हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस अनबैलेंस्ड है। बात समझ में आ गई? हाँ। अब नीचे वाले में देखेंगे, यहाँ कैल्शियम के कितने एटम हैं, कैल्शियम के 1। इधर की साइड में राइट हैंड साइड में कितने कैल्शियम के एटम हैं, 1। अच्छा इधर कार्बन के कितने हैं, 1। इधर कार्बन कितना है, 1। इधर ऑक्सीजन कितनी है, 3। इधर ऑक्सीजन कितनी है, 2। कहाँ है 2, एक ये और एक ये, हो गई नहीं हो गई? हाँ 3। तो मतलब क्या है, दूसरी रिएक्शन में राइट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो दोनों क्या है, हमारे इक्वल हैं। तो ये अब मतलब क्या है कि लिखने के बाद हमको देखना होता है कि दोनों तरफ ये नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं, तो आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारी रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट, हमने लिख दी इक्वेशन। और मान लीजिए नहीं है इक्वल, तो अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? इसको पूरा रीड करो बेटे। Writing of a chemical equation. Identify the reactants and products of the chemical reaction. The symbols and formulae of the reactants are written on the left hand side, LHS, with plus sign between them. An arrow sign is put between the reactants and the products, pointing from reactants towards the products. The symbols and formulae of the products are written on the right hand side, RHS, with plus sign between them. Count the number of atoms of each element on both the sides. If the number of atoms of each element on both the sides are made equal, then the equation is called balanced chemical equation. नहीं आया? हाँ. अब आगे देखिए बेटे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने अभी आपको बता दी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द ईच साइड, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड, इफ दे आर नॉट इक्वल, तो दैट मींस दैट इज ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ.
तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और ऐसी इक्वेशन को बेटे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। क्लियर? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा बेटे, पहला चीज तो होगी अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड। चाहे तो एक एलिमेंट का भी हो सकता है या सभी के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटे, अनइक्वल मास होगा दोनों साइड में। अब जैसे मैं एक अभी रिएक्शन की बात कर लूं बेटे, मैंने आपको एक रिएक्शन समझाई थी H2, सॉरी ये नहीं, मैंने आपको रिएक्शन समझाई H2 + O2, एरो लगा के H2O। H2O। अब देखो इधर का हमारा मास कितना है, 2, इधर मोलर मास 2 ग्राम हो गया, नहीं हो गया? इधर मोलर मास कितना हुआ, 32 ग्राम हुआ। इधर मोलर मास कितना हुआ, 18 ग्राम हुआ। मतलब क्या है कि बेटे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ का मास क्या होता है, अनइक्वल होगा। देखिए यहाँ पर टोटल क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर टोटल 34 ग्राम आ रहा है, और यहाँ पर टोटल 18 ग्राम आ रहा है। तो 16 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है? लेकिन आपने 9th में क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पर वो सेटिस्फाई होता ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या होता है बेटे, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत होती है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? पर ये क्या लिखा है, In a chemical reaction, if the number of atoms of each element is not same on the both sides of equation, then this equation is called unbalanced chemical equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. So, an unbalanced chemical equation first has an equal number of atoms of one or more elements in the reactants and products, that is on its two sides, has unequal masses of various elements in reactants and products. ये बात समझ में आ गई बेटे आपको? अब देखिए बेटे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसमें जो है क्या होगा कि जितने भी हमारे एटम्स हैं दोनों साइड में एलिमेंट्स के, सबकी नंबर क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखिए जैसे मैं इसको बैलेंस करके अभी मैं लिख दे रहा हूं, जो है H2 + O2, ये मैंने बैलेंस करके लिख दिया, 2 इधर लिख दिया, 2 इधर लिख दिया। अब देखिए बेटे यहां पर कितना मास हो जाएगा हमारे पास, 2 × 2 4 ग्राम। यहाँ पर कितना मास हो गया, 32 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 ग्राम हो गया। अब देखिए ये वाटर का 18 होता है, तो 2 × 18, तो 36 ग्राम यहाँ भी हो गया। तो मास दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल हो गया, नहीं हो गया? तो मतलब क्या है बेटे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, अब देखो यहाँ भी टोटल हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर टोटल 2 एटम्स ऑक्सीजन के हो गए। तो इधर भी देखो कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, इधर भी ऑक्सीजन के क्या है, 2 × 1 2 एटम्स यहाँ भी हो गए। मतलब 2 ये यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स भी दोनों साइड में इक्वल है, और हमारे पास मास भी दोनों साइड में क्या हो गया, इक्वल हो गया। पढ़िए बेटे इसको। In a chemical reaction, if the number of atoms of each element is same on the both sides of equation, then this equation is called balanced chemical equation. Thus, a balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products, that is on its two sides, has equal masses of various elements in the reactants and products. बात समझ में आ गई बेटे? अब यहां से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए एक स्लाइड और इसको कर लेते। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन मीनिंग क्या है बेटे, जब हम एक प्रोसेस जब करते हैं कि हाउ टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको रीजन बता दिया कि ये हमारे पास बैलेंस, ये हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, तो उस केस में बेटे दोनों तरफ का मास इक्वल नहीं होता टोटल। तो इससे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाता है, हमारा फेल हो जाता है। तो व्हेन वी बैलेंस द इक्वेशन, then the mass on both the sides before the reaction
and after the reaction becomes equal. So why do we balance the equation? To satisfy, to fulfill the requirement of the law of conservation of mass. बेटे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, why do we balance a chemical equation? तो आप क्या आंसर लिखोगे जरा मुझे बताओ. कौन सा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन मामा जी, वॉइस कट रही थी आपकी. बेटे ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, why do we balance a chemical equation? To satisfy the law of conservation of mass. हाँ, to fulfill the requirement of the law of conservation of mass. समझ में आया? इसको रीड करो. Balancing of a chemical equation. The process of making the number of different types of atoms equal on both the sides of an equation is called balancing of equation. Reason of balancing of a chemical equation. According to law of conservation of mass, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. So, the number of various types of atoms must be equal on both sides. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. So, the balancing is necessary to fulfill the requirement of law of conservation of mass. बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको ये? अब हम कल करेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में, वो अब हम कल करें. ठीक है ना?